नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। जगदीश चौधरी को अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य बनाए जाने के बाद आज उनका भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने धमाकेदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी दलित पिछड़े जहाँ के तहाँ हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। उन्होंने इसकी वजह गिनाई और कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो अधिकार दिए संविधान में, वो आज भी पूरी तरह लागू नहीं है। सुनिए उदय नारायण चौधरी ने किस तरह दलितों पिछड़ों की वकालत की और उनके पिछड़ेपन के कारण गिनाए। इस कार्यक्रम के मुख्य चेहरा जिनके लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, जिनको कि बिहार सरकार ने लालू प्रसाद जी के सहयोग से, तेजस्वी जी के सहयोग से, नीतीश कुमार जी ने बिहार अनुसूचित जाति आयोग का इनको सदस्य बनाया है, ये सौभाग्य का विषय है। हम इनके सम्मान में यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हम सब लोग जगदीश साहू के परिवार के सब लोग हैं, सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोगों को। साथियों, आज का जो अवसर है, यह अवसर है कि हम लोग इकट्ठा हुए हैं जगदीश जी को जो बनाया गया है सदस्य, उनके सम्मान में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कई लोगों ने बहुत सारी अपेक्षा भी इनसे रखी है। बैनाथ जी चले गए, ओम प्रकाश जी बाहर हैं, अच्छा कोई बात नहीं। तो कुछ अपेक्षा भी इनसे रखा गया है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बिहार में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था अगर कोई है आयोग के रूप में, जिसका नाम है अनुसूचित जाति आयोग, जिसको आजकल काट करके सरकार ने, पहले था अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अब इसको दो भाग में करके अनुसूचित जाति आयोग कर दिया गया है। लेकिन यह आयोग संवैधानिक संस्था है, संविधान के तहत ये बना है। साथियों, जिस काल में, जिस समय में, जिस परिस्थिति में इस आयोग का गठन हुआ, जिसके ये सदस्य बनाए गए, हम सब लोगों को इस काल समय को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। चूँकि अनुसूचित जाति एक पीएनटी के थे राकेश जी, उन्होंने भी कुछ कुछ अपनी बात रखा है। हम सुन रहे थे आप सब लोगों को, अपेक्षा भी इनसे की गई है। लेकिन अब समय कुछ बदल रहा है। जो अपेक्षा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब यह संविधान बनाया था, उस समय उनकी अपेक्षा थी कि ये जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं, इनको मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग सब, चूँकि जितने लोग बैठे हैं सब ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग नौकरी करने वाले हैं और कुछ लोग रिटायर कर गए हैं। लेकिन ये बात सब लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था कि समाज में डॉक्टर साहब जो अंतिम पायदान पर लोग हैं, जिनको अछूत कहा जाता था, उनको मुख्य धारा में ला करके छुआछूत से दूर किया जाए। लेकिन आज क्या है, हम बहुत देख रहे हैं। आज भी, कल मुझे पुनः आना है इसी बगल वाले बड़े हॉल में, जिसका विषय है, माले के लोगों ने रखा है, मुझे बुलाया, दीपाकर भट्टाचार्य जी वगैरह रहेंगे, कि 75 साल की आज़ादी के बाद देश किधर, ये विषय है।
आज हम लोग हैं जगदीश चौधरी जी के सम्मान में यहाँ। तो जिस अपेक्षा के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत को दूर करने के लिए, ये आर्थिक विपन्नता के कारण आरक्षण नहीं दिया गया है, आरक्षण दिया गया छुआछूत के खिलाफ, इंसान और इंसान से नफरत के विरोध में। लेकिन आज तक तो ये हुआ नहीं। 75 साल के आज़ादी के बाद इंसान इंसान से नफरत करता है। उदाहरण के लिए 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा मैं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे जीतन रहमान जी। जब मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए सीतामढ़ी, तो उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया कि ये मुसहर जाति का है, और उनको मंदिर से बाहर कर दिया गया। कलेक्टर ने अपने पावर का प्रयोग करते हुए उसको खुलवाया। लेकिन दूसरे दिन उस मंदिर को गंगा जल दूध से धोया गया। हाँ, जो भी हो, आप बहुत साथ रहे हैं, ज़्यादा जानते होंगे। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री पद से जब हटे तो योगी आदित्यनाथ जी को जाना था उसी क्वार्टर में, चूंकि मुख्यमंत्री का क्वार्टर ईयरमार्क क्वार्टर होता है। जैसे बिहार में है 1 नंबर अन्य मार्ग ईयरमार्क क्वार्टर है, उसी तरह से वहाँ भी है। तो योगी जी जाने के पहले क्वार्टर को खूब 3-4 बार गंगा जल से, गोबर से, गाय के पेशाब से, दूध से, सबसे उसको पाक साक किया गया, तब गया। हालांकि अखिलेश यादव बिहार उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूर्वी भारत के एक दबंग जाति के सदस्य हैं, वो यादव जाति के सदस्य। लेकिन इसके बावजूद उसको अछूत समझा गया। ये बात जरा समझिएगा। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, पुरी में गए पूजा अर्चना के लिए, पत्नी को ठेल के बाहर कर दिया। उनकी पत्नी को कहा कि ये आपके लिए नहीं है। रामनाथ कोविंद जी को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया गया। दरवाजे पर कहा कि पूजा करिए और खसकिए। थोड़ा मैं ज़्यादा कड़े शब्दों में कह दे रहा हूँ, वहाँ उनको प्रेम से वहाँ से किनारे किया। अभी आज के तारीख में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, जहां तथाकथित पंडित लोगों ने कह दिया कि यहाँ पर किसी अछूत को नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति महोदया तो अछूत थी, तो उनको उस अवसर पर उपस्थित नहीं होने दिया गया। साथियों, मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ। हाँ, हाँ हाँ हाँ, लेकिन तोहनिया सब है जो जिंदा करके रखा, बोला मत, रुका। अभी आप ठीक से सुनिए बात मेरा सुनिए, फिर जो सवाल होगा आपका सुनेंगे हम। मेरे कहने का मतलब ये है कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी इंसान इंसान से नफरत करता है। आप अफसर हो गए तो ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े हाकिम हो गए हैं। आप किसके कृपा से हुए हैं अफसर, याद रखिए। इसमें कृपा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सब लोग मानते हैं ना? हाँ, मानते हैं ना? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सब लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी लोग हैं यहाँ बैठे हुए। सब लोग विरोधी बैठे हुए हैं यहाँ। कहिएगा कैसे? मैं पूछता हूं आप सब लोगों से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जब नागपुर में आरएसएस का गठन हुआ 1925 में, वो एक चित्पावन ब्राह्मणों के द्वारा बना था। आप लोग जानिए और जरा पढ़ भी लीजिएगा कि गलत है कि सही। गलत होगा तो हमको बताइएगा भी फोन करके। डॉक्टर हेडगेवार थे उसकी स्थापना करने वाले 1925 में नागपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यह एहसास हुआ कि ये जो संस्था है, ये संस्था हमारे समाज के हक और हकूक को छीनने के लिए बनी है। तो उनको क्या करना था? चूंकि वो जानते थे कि हमारा लोग तो सोया हुआ है और सोए हुए को जगाना बड़ी मुश्किल है। उस समय कोई विशेष परिस्थिति नहीं खड़ा कर सकते थे, जबकि इस देश के सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा ज्ञाता, जानकार के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रादुर्भाव हो चुका था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिंबॉलिक 1927 में मनुस्मृति को जलाने का काम किया था। क्यों? इसलिए जलाने का काम किया था, मुंबई में तो चारों तरफ से जो जहाँ जहाँ सजग दलित लोग थे, मनुस्मृति को जलाने का काम शुरू कर दिए थे। इस लाइन में भी जो बैठे हुए अफसर लोग हैं, अभी गर्व से हम कहते हैं कि रिटायर्ड एसपी से हुए हैं जगदीश बाबू, जगलाल बाबू आईजी से हुए हैं रिटायर्ड, सब लोग हैं, चीफ इंजीनियर सब लोग हैं। लेकिन याद रखिएगा, चीफ इंजीनियर आप हो सकते हैं, आईजी डीआईजी हो सकते हैं, लेकिन आप अछूत ही रहिएगा, आप अछूत रहिएगा। जब तक इस जो समाज है, इस समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुसार नहीं बनेगा, तब तक आप अछूत रहिएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों ऐसा किया? इसलिए किया, हम नहीं जानते कि कितने लोग इसमें से मनुस्मृति पढ़े हैं, नहीं तो जाके पढ़ लीजिएगा। 400-500 रुपये में तो किताब मिलती है, जाके पढ़ के देख लीजिए। मनुस्मृति में लिखा गया है कि मनुस्मृति का निर्माण ब्रह्मा जी ने कराया, जिन्होंने वेद का निर्माण कराया। और ब्रह्मा जी ने मनु देव को, मनु भगवान को लिखवाया। क्या लिखवाया? ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय छाती से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा हुआ और अछूत पैर से पैदा हुआ। हम सामान्य तौर से जब दूसरे लोगों के बीच में भी जाते हैं तो इस बात को कहते हैं, बताने की चेष्टा करता हूं मैं। अभी अम्बेडकर संवाद चला था, उसमें भी इन बातों को मैंने मुस्तैदी से रखने का काम किया है। ये जो यादव लोग हैं, कोयरी लोग हैं, कुर्मी लोग हैं, ये भी समझते हैं कि हम इनसे थोड़ा उठे हुए हैं या हम अछूत नहीं हैं। लेकिन वास्तविकता है कि ये सब लोग अछूत हैं। मनुस्मृति के अनुसार सब लोग अछूत हैं। ये समझ का फेरा है। और ये समझ किसने पैदा किया? हमारे और आपके बीच में भेद पैदा किया ये मनुस्मृति के ज्ञाता लोग। अब बताइए आप ही लोग, सब लोग विज्ञान में भरोसा करते हैं, कोई इंसान मुंह से पैदा ले सकता है क्या? है? लेकिन सब लोग तो मान लिए हैं कि मुंह से पैदा लिए, सब लोग तो मान चुके हैं। हम बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आप लोग कहिएगा कि कहाँ कहाँ ले जाके पहुंचा दिए। धरती पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं पैदा लिया है जो मुंह से पैदा ले ले। एक ही रास्ता इंसान को पैदा लेने का है। मैं अपनी माँ की योनि से 9 माह गर्भ में रहने के बाद पैदा लिया हूँ
और हर आदमी का यही रास्ता है पैदा लेने का, चाहे वो भगवान हो या इंसान हो। लेकिन तथाकथित लोगों ने हमको और आपको बना दिया और हम लोग मानने लगे। हम लोग शेड्यूल कास्ट में कितने लोग हो गए भाई? कोई कहता है हम पासी हैं, कोई कहता है हम दुसाध हैं, कोई कहता है हम चमार हैं, कोई कहता है मुसहर हैं। सब 50 ठो हो गया। बिहार में 22 जाति। अरे भाई आप जाके देखिए ना, बिहार में खाली देख रहे हैं 22 जाति। आप भी विनोद बाबू जो हैं उसमें उपजाति कितना है? सैकड़ों से ज़्यादा है। और सब एक दूसरे से, कोई कहेगा हम उससे बड़ा है, कोई कहेगा हम उससे बड़ा है, जबकि बड़ा किस बात के है भाई? आपको 4 आंख हो गया क्या? है? कोई ऊंचे कुल खानदान में पैदा लिया, बड़ा हो गया, तो उसको 4 गो हाथ हो गया कि 4 गो कान हो गया? जिसको 4 गो हाथ हो जाएगा उसको कहेगा राक्षस पैदा ले लिया। है? अरे हम सब लोग बराबर हैं, लेकिन ये जात इसलिए हमारे और आपके बीच में बनाया कि आपके ऊपर शासन करने में सुविधा हो, तब ना कमा करके बढ़िया से पहुंचाइएगा सब। हैं? आप इंजीनियर हैं, बढ़िया मकान बना लीजिएगा बिना पूछे कुछ। अभी एक डेलीगेशन आया अमेरिका का, तो कहा कि भाई यहाँ क्यों ऐसा नारा लगता है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो एक बुद्धिजीवी लोगों का टीम गया और कही इसकी हुजूर ये सब भेड़ी है। ये बहुजन लोगों को भेड़ी कहा भेड़ी का माने? तो कहा देखिए, एक भेड़ी को कुआं में गिरते देख लेगा तो सब भेड़ी कुआं में गिर जाएगा। तो ये भेड़ी लोग हैं। ये लोग बिना हमसे पूछे हुए, चाहे लंदन अमेरिका कहीं कितनों कमा ले, बिना हमसे पूछे हुए यहाँ आके घर बना लेगा, तो बिना हमारा डेट दिए हुए अपना घर में घुस के बैठ सकता है, जा सकता है। बताइए, आप लोग सब मकान बनाए, बताइए बिना उसके डेट के घुसिएगा घर में? नहीं घुसिएगा। कहीं इसकी बेटी कितनों बड़ा उम्र हो जाए, जब तक हम डेट नहीं देंगे तब तक ये ब्याह नहीं कर सकता, बूढ़ी कहना हो जाए, डेट भी उसी से लेंगे। इसलिए ये सब भेड़ी है। बात में तो तर्क है भाई, भेड़ी तो हम हैं। क्यों भेड़ी हम लोग बने हुए हैं? इसलिए कि हम लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम लोग पूछते नहीं हैं कि क्या कारण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर जीवित होते तो क्या वो सोचते बेचारे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको इतना दिया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर आपने चलने का भी काम नहीं किया। अरे भाई, आपस में कम से कम ये जात तो तोड़िए, हटाइए। जब तक नहीं हटाइएगा तब तक 1000-2000 साल और रहिएगा गुलाम। ये जात की बीड़ी ऐसी है जो गुलाम बनाता है। जो इसने तोड़ने की कोशिश किया उसको चोर बनाया। कौन बनाया चोर? यहाँ के लोग ने। अभी कल परसों अखबार में देखा, अभी मणिपुर की घटना आप देख रहे हैं, निर्वस्त्र करके लड़की को घुमाया जा रहा है, आदिवासी लड़की को, लेकिन उसकी कोई सूध नहीं है। क्या हम लोगों ने कभी कल्पना किया कि हम भी दलित परिवार में पैदा लिए हैं, पिछड़े परिवार में पैदा लिए, मेरे घर की बेटी को अगर निर्वस्त्र घुमाया जाएगा तो मेरे दिमाग में कैसी भावना आएगी? जरा कल्पना कीजिए उस सिपाही की जो कहा कि मैं कारगिल युद्ध तो जीत लिया, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने आंख के सामने निर्वस्त्र करके रेप करते हुए मैं नहीं छुड़ा सका और नहीं बचा सका। कारगिल युद्ध जीत लिया, लेकिन मैं अपनी बेटी को और पत्नी को नहीं बचा सका। आप उसकी पीड़ा समझ सकते हैं हमारा? आप क्या हमारे और आपके दिल में एक आध मिनट के लिए कहीं आंखों में कुछ दिखाई पड़ा है? ये घटना नहीं दिखाई पड़ी। क्यों? चूँकि हम सब लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि इन बातों के ऊपर हम लोग नहीं समझते हैं। क्या
साथियों, समय बहुत गंभीर आ गया है और तो अब तो आपका संविधान भी खत्म होने जा रहा है। जो आरक्षण जो आपको मिला है खत्म हो चुका है। 2015 में मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो लालू जी ने कहा कि अगर हिम्मत है तुमको तो इसको समाप्त करके देख लो, ताकत है तो वो तो नहीं समाप्त किया, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा आपको काट दिया है, पंगु कर दिया कि अब आरक्षण नाम की कोई चीज़ें नहीं रह गई। बताइए, प्रमोशन में आरक्षण अब है क्या? रोस्टर है क्या? खत्म हो गया। आपके बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है क्या? इंटरमीडिएट में जाएगा तो खत्म हो गया। अरे भाई, कुछ तो दर्द लाइए। कल्पना कीजिए कि जिसके माँ बाप को पैसा नहीं है कि पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चों को। हमको तो अगर छात्रवृत्ति नहीं मिली होती तो मैं नहीं पढ़ा होता, हम नहीं पढ़ सकते थे। छात्रवृत्ति एक बहुत बड़ा आधार था जिससे हम पढ़े। तो मैं आप सब लोगों से आज के मौके पर अपील करना चाहता हूँ कि आपके आरक्षण तो खत्म हो गया। और नौकरी की बात करते हैं, कहा कि जो जिस कोटि का है उसी कोटि में रहेगा। कहिए मैं गलत कह रहा हूं? इसका क्या क्या दुष्प्रभाव है उसको जरा गांव में तो समझा दीजिए। ये सब का राजनीतिक माने है, इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील कर रहा हूं कि इस राजनीतिक माने को समझ करके अपने आने वाले भविष्य की चिंता कीजिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए। तो वो चिंता तो छोड़ दिए हैं, लगे हुए हैं गणेश जी के दूध पिलाने में ज़्यादा। अरे ये भी नहीं सोचते कि पत्थर कहीं दूध पीता है क्या है, लेकिन गणेश जी को दूध पिला देते हैं। अभी संजू जी कह रहे थी, महिलाओं से पूछिए तो औरतें अपने पति को बोलती है कि जरा बाबा धाम जाती है, सावन चलते हैं। वहां जाके तू का पाएगा? कभी भी तो सवाल करना चाहिए कि हमको क्या मिलेगा वहां जाने के बाद अपने आप से। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ज़्यादा नहीं कहेंगे, कि आने वाला बहुत संकट का समय आ रहा है। आरक्षण तो आपका ख़त्म ही हो गया है, कहीं जातीय उन्माद पैदा की जा रही है। इस देश से मुसलमान को निकाल दीजिएगा, है किसी में ताकत के निकाल देगा? हाँ, देश खंडित हो जाएगा। क्या कहा राहुल गांधी ने? कहा कि देश दो भाग में बंट गया, मणिपुर अब 2 स्टेट हो गया, एक आदिवासियों का हो गया, एक मैती लोगों का हो गया। जरा इन चीज़ों को धीरे धीरे करके समझने की चेष्टा कीजिए और हम सब लोग अपने अस्तित्व के बारे में विचार कीजिए कि मैं कहाँ अब रहूँगा आगे आने वाले दिनों में। नौकरी अब किसी को मिल रही है क्या? देखा कि सबको नौकरी मिलती। नौकरी देने वाली सबसे बड़ी संस्था थी रेलवे, रेलवे का निजीकरण कर दिया गया, रेलवे की नौकरी खत्म हो गई। अब 10,000 12,000 में ठेका पर कट रहा है काम। एक दिन में बीएसएनएल से 70,000 लोगों को रिटायर करा दिया गया, कंपलसरी रिटायरमेंट हो गई। एक एक करके सभी जो नौकरी देने वाली संस्थानें थीं उन संस्थानों को समाप्त कर दिया गया और हम लोग चुप बैठे हैं, डफली बजा रहे हैं पर्ची निकलवा करके। पर्ची निकलवाने कौन जा रहा है? हमारे आपके घर की बेटी बहनें जा रही है, महिलाएं जा रही है, दूसरा कोई जा रहा है? सबसे ज़्यादा दलित पिछड़ों की भीड़ देख रहा हूँ। दूसरा क्या है बैनाथ जी? तब पर्ची निकलवावा, आगे दिन समझ में आता। अभी नहीं, 2-4-5 साल और बच गया। जो नई शिक्षा नीति लागू हुई, कल ही परसों के पाठक गए थे मुंगेर में, कहा कि जिन कॉलेजों की छात्रों की संख्या कम होगी उसको क्लब कर दिया जाएगा। एक वर्ड है नई शिक्षा नीति में, क्लब एंड मर्ज। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं देख लीजिए, क्लब एंड मर्ज, जिसमें कम, ये भाई जरा मोबाइल से बात मत कीजिए, जिस स्कूल में जिस कॉलेज में कम संख्या है उसको क्लोज करो
और मर्ज करो, ये शुरू हो गया क्लब एंड मर्ज का। तो ये क्लब और मर्ज में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा? हमारे घर की बेटियां घरे रोटी बेल के, चावल भात पका के अपना माँ बाप के खिला के चल जाती थी बगल के कॉलेज में पढ़ने के लिए, हैं? तो इंटर कर गई, बीए कर गई, एमए कर गई, जो भी किया हो। और अब क्या होगा? अब कोई जा सकेगी क्या 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर? पैसे नहीं है तो कहाँ जाएगी? तो नहीं पढ़ाई होगी, हैं? नहीं पढ़ सकेगी। तो इन बातों के, इसके परिणामों के बारे में तो हम लोग सोच नहीं रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा सोच तो है कि बाबा धाम कैसे जाल जाएगा, कर्जों लेके चला। अगर इन विषयों पर चूक गए विचार करने में पिछड़े दलित बहुजन के भाइयों, तो फिर आगे बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है ये आगे। संकल्प लेके जाइएगा कि जिस वैचारिक मानसिकता ने जगदीश चौधरी को आयोग का मेंबर बनाया है, जिस विचारधारा के लोगों ने, इस विचारधारा की नींव को आगे हम मजबूत करने का काम करेंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के इस बैठक की, मीटिंग की और उनके सम्मान की यही सफलता होगी। व्यापारी वर्ग लोग हैं, कुछ लोग बैठे हुए दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर जो लाइन में जो बैठे हैं, मैं देख लिया, पहचान लिया। सबसे ज़्यादा जीएसटी का मार इन्हीं लोगों पर है। साल में कितना बार भरते हैं, कितना दे रहे हैं, परेशानी का आलम है। लेकिन फिर भी हम पर्ची निकलवा देंगे। निकलवाइए। कोई नीचे की बड़े कंपनियों के अलावे कोई दुकान नहीं बचेगा, याद रखिएगा। अभी कल हमको कहा, नहीं आज ही कही, आज हमारे घर में हमने कहा सब्जी बनाने के लिए कद्दू का, तो बोली जो खाना बनाती है कि सर हम लोगों के तरफ तो आजकल मसाला वाला भी आ गया है, एथी क्या बोलते हैं, पाउच, मिक्स मसाला वाला। तो हम कह रहे तुम्हारे गांव में भी पहुंच गया मिक्स मसाला का पाउच, गया ही देश, अब और क्या बचेगा। हुआ तो सिलौटिए पर धर के मिर्चाई हल्दी लहसुन का रगड़ दिया, लेकिन अब वहाँ भी पहुँच गया पाउच। पाउच मैंने क्या हुआ, कोई बड़े फैक्ट्री के मालिक का हो गया। तो जो जितने भी हैं खरिहान का सामान, उसको कारखाना का सामान कब्जा कर रहा है। खरिहान है गरीब लोगों के यहाँ, खरिहान है रोज दिन कमाने वाले लोगों के यहाँ, खरिहान है छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ से संबंध रखता है। लेकिन कारखाना है जो बड़े लोगों पूंजीपतियों के सामान को बेचता है और आजकल अखबार में, टीवी में बढ़िया बढ़िया प्रचार देता है और वो आपके गांव तक पहुंचा दिया, इसका मतलब, और आपसे वो सस्ता देगा तो आपकी दुकान बंद होगी, उसकी दुकान चलेगी, याद रखिएगा। इसलिए ये मत समझिए कि ये केवल दलित पिछड़ों पर ही मार है। छोटे छोटे व्यवसायी लोग, दुकानदार लोग, सब लोग इसके आगोश में आएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए जाइए, ख़त्म होगी यह कार्यक्रम। अब संकल्प लेके जाइएगा कि हमको अपने बाल बच्चों के भविष्य को बचाना है, हमको अपने आप को बचाना है। और जो धार्मिक आधार पर उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, अभी क्रिश्चियन के साथ हुआ है, कल ही पंजाबी और सिख और हिंदू के साथ होगा, परसों मुस्लिम और मुस्लिम के साथ तो पूरा देश में चल ही रहा है। ऐसा मत समझिए केवल आपके साथ होगा। और किस चीज़ को थमाया जा रहा है? थमाया जा रहा है मंदिर केवल। तो पेट भरिए उसी से, राम मंदिर से। जाइए गणेश जी के दूध पिलाइए, उसी से बाबा धाम जाइए।
वास्तविकता के बारे में सोचिए, क्वेश्चन कीजिए और अपने बाल बच्चों के भविष्य को बचाइए। और आगे आने वाले दिनों में जिन विचारधारा के लोगों ने इनको बनाने का काम किया है, जगदीश जी को उस विचारधारा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इतना ही के साथ आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारी बातों से अगर आपको कोई तकलीफ हुई होगी तो माफ़ी मांग लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद।